1192 ईस्वी, जगह तराइन का मैदान, आज का हरियाणा। दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ 3000 घुड़सवार, दूसरी तरफ 1 लाख से ज्यादा सैनिक। दूसरी ओर एक राजा अपनी खुली आंखों से देख रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी कैसे बिखर रही है। एक ऐसा राजा जिसके पास 3 लाख सैनिक थे, जिसने पहले ही टक्कर में अपने उस दुश्मन को बुरी तरह हराया था जिसके नाम से गजनी के घोड़े कांपते थे। लेकिन वो राजा आज जंजीरों में था। और सबसे बड़ी बात, ये सब इसीलिए नहीं हुआ था कि वो कमजोर था, बल्कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एक बार माफी दी थी, सिर्फ एक बार। और उस एक माफी की कीमत पूरे भारतवर्ष ने चुकाई। दोस्तों, ये कहानी है धोखे की, प्रेम की और एक ऐसे गलती की जिसकी कीमत पूरे भारत ने चुकाई। दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य दृश्य यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो है पृथ्वीराज चौहान की उस गलती की जिसने ना सिर्फ एक राजा को तोड़ा बल्कि पूरे हिंदुस्तान का रुख बदल दिया। सन 1166 ईस्वी, अजमेर का चाहमना वंश, वो राजपूत खानदान जिसने सदियों से अपनी तलवारों की नोक पर राजपूताना को संभाला हुआ था, उसी खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। 3 साल की उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। लेकिन मां कर्पूरा देवी ने अपने बच्चे को न सिर्फ पाला बल्कि एक कुशल योद्धा बनाया। पृथ्वीराज चौहान, राजपूताना का वो राजा जो महज 11 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली युद्ध में जीत हासिल की थी। उनकी सेना उन्हें पूजती थी और दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांपते थे। पृथ्वीराज ने अपने गुरुकुल में जो सबसे खास खेल सीखी वो थी शब्द वेधी बाण चलाना। मतलब आंखों में पट्टी बांधे सिर्फ आवाज की दिशा सुनकर तीर चलाना। ये कोई माइथोलॉजिकल सुपर पावर नहीं, ये एक असली मिलिट्री टेक्निक थी जो अंधेरे में या जब आंखें किसी वजह से काम ना करे तब तीर चलाने की कला। मात्र 11 साल के उम्र में राजा बनते ही शुरू हुआ पृथ्वीराज का वो शौर्य प्रदर्शन जो पूरे उत्तर हिंदुस्तान को हिला देने वाला था। 1180 से 1182 ईस्वी, पृथ्वीराज ने अपने चाचा नागार्जुना का गुडापुरा का विरोध तोड़ा। गुडापुरा यानी आज का रेवाड़ी, ये पृथ्वीराज के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। इसके बाद 1982 ईस्वी, चंदेला राजाओं के खिलाफ अभियान, माहोबा का युद्ध। चंदेला राजा परामार्दी देव को हराया, माहोबा जीत लिया। 1982 से 1984, छेदी राज्य के राजाओं को हराया। गुजरात के चालुक्य के साथ भी टक्कर हुई और पृथ्वीराज ने अपनी सीमा और बढ़ाई। आखिर में दिल्ली, जो तब दिल्ली का कहलाता था, वो भी अब पृथ्वीराज के राज्य में आ गया था। अब उनकी 2 राजधानियां थी, अजमेर और दिल्ली। 1182 ईस्वी तक पृथ्वीराज सिर्फ अजमेर के राजा नहीं थे, वो पूरे उत्तर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सम्राट बन चुके थे। उनकी सेना में 3 लाख पैदल सैनिक, 3 लाख घोड़े और 300 से भी ज्यादा हाथी थे। उनकी राजधानी थी किला राय पिथौरा, यानी दिल्ली की वो जगह जो आज भी अपने खंडरों में उस शान की कहानी लिखती है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जो हर जीत का गीत लिखते थे। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इन सब के बावजूद भी पृथ्वीराज के लिए समस्या बढ़ाने वाली थी, और वो चीज थी मोहब्बत। वो मोहब्बत जो एक पूरी जंग की वजह बनने वाली थी। कन्नौज के राजा थे जयचंद राठौर, गहादवाला वंश के, उतना ही ताकतवर, उतना ही अभिमानी, और पृथ्वीराज के कट्टर दुश्मन। दोनों के बीच दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज ने एक बार जयचंद के एक साथी राजा को हराया था और उन दोनों के बीच इलाके को लेकर विवाद था। इसीलिए इन दोनों के बीच एक गहरी पर्सनल दुश्मनी थी। जयचंद की बेटी थी राजकुमारी संयुक्ता, कन्नौज की राजकुमारी, खूबसूरत, बुद्धिमान और अकेली संतान थी। लोक कथाओं और पृथ्वीराज रासों के अनुसार
संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच प्रेम की शुरुआत चित्रों यानी कि पेंटिंग्स और वीर गाथाओं के जरिए हुई थी। वे एक दूसरे से मिलने से पहले ही एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। दरअसल संयोगिता ने बचपन से ही पृथ्वीराज की वीरता, साहस और युद्धों में उनकी जीत की कहानियां सुनी थी। इन कहानियों ने उनके मन में पृथ्वीराज के लिए एक हल्का सा प्यार पैदा किया था, जो धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार पन्ना रे एक बार कनौज गए थे। उन्होंने संयोगिता को पृथ्वीराज का एक भव्य चित्र दिखाया। उस चित्र को देखते ही संयोगिता पूरी तरह पृथ्वीराज के प्यार में मोहित हो गई। पन्ना राय ने वापस आकर पृथ्वीराज को भी संयोगिता का एक चित्र दिखाया, जिसमें वो हाथ में गुलाब लिए बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ कहानियों के अनुसार संयोगिता ने उस चित्र पर अपना संदेश भी लिखवाया था, मेरी इस तस्वीर के साथ मुझे स्वीकार कीजिए। और फिर शुरू हुआ प्रेम पत्रों का सिलसिला। पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच छुप छुप कर खत आते जाते रहते, लेकिन जल्द ही जयचंद को यह पता लग गया। जब जयचंद को पता चला कि उनकी बेटी और उनके कट्टर दुश्मन के बीच कोई रिश्ता बन रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पृथ्वीराज को सीधा चैलेंज करना था। उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा, पूरे आर्यवत के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने दरबार के दरवाजे पर एक पुतला रखवाया, पृथ्वीराज का पुतला, और उसके मुंह में मुक्का मारने का नियम बना दिया। सोचकर देखिए, एक राजा का अपमान, उसकी तस्वीर पर मुक्का मारना, और वो राजा जो आधा राजपूताना चलाते थे। लोक कथाओं के अनुसार संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई थी। इसके बाद स्वयंवर का दिन आया। संयोगिता ने पूरे दरबार में एक एक राजा को देखा और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उन्होंने उस मूर्ति का हाथ थाम लिया और तब पृथ्वीराज खुद वहां से सामने आ गए। उस पुतले की जगह असली में पृथ्वीराज खुद खड़े थे। उन्होंने तुरंत संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और दोनों वहां से निकल गए, जयचंद के पूरे दरबार के सामने से। इसके बाद जो हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वो चीज है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। जयचंद का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना तैयार की और पृथ्वीराज का पीछा किया। दोनों के बीच एक छोटी सी टक्कर भी हुई, लेकिन तब तक पृथ्वीराज अपने सीमा में पहुंच चुके थे और जयचंद को वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। एक राजपूत राजा का इतना बड़ा अपमान, और वो भी अपनी बेटी को लेकर पूरे दरबार के सामने। और उसी दिन से जयचंद ने एक प्रतिज्ञा कर ली, चाहे जो भी हो, चाहे किसी का भी साथ लेना पड़े, पृथ्वीराज को बर्बाद करना है। और वो मौका कुछ सालों में आने वाला था, बहुत दूर से, एक और दुश्मन की शक्ल में। दूसरी ओर अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक और आदमी अपनी नजर हिंदुस्तान पर गाड़ रखा था, मोहम्मद घोरी, यानी मुइजुद्दीन मोहम्मद। वो घौर का सुल्तान था और उसकी इच्छा थी कि मोहम्मद गजनी की तरह वो भी हिंदुस्तान में एक बड़ा अंपायर बनाए। वो पहले पंजाब और सिंध की तरफ आया था, लेकिन पृथ्वीराज की बढ़ती हुई सीमा अब सीधा उसके रास्ते में थी। साल 1191 ईस्वी, घोरी ने एक बड़ी सेना के साथ भटिंडा का किला जीत लिया, जो तब पंजाब में एक स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट था। यह पृथ्वीराज के टेरिटोरी में सीधा घुसता था। पृथ्वीराज ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और आगे बढ़े। घोरी ने 1 लाख की सेना इकट्ठी की, तुर्क, अफगान और पठान घुड़सवार। उनके पास कॉम्पोजिट धनुष था, वो धनुष जो लोहे के भाले को 300 मीटर दूर तक फेंक सकता था। दूसरी ओर इतिहासकार अलग अलग संख्या देते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख सवार, 3 लाख पैदल और 300 हाथी थे। युद्ध शुरू हुआ और घोरी ने पहले हमला किया अपने घुड़सवारों से, लेकिन राजपूत हाथियों ने उन्हें रोक दिया। हाथी इतने बड़े होते हैं कि घोड़े घबराकर भागने लगते हैं। घोरी के सैनिक बिखर गए। फिर पृथ्वीराज ने पलटवार किया। उनके भालों से लैस घुड़सवार दुश्मन की लाइनों में घुस गए, जिसके बाद
घोरी की सेना पीछे हटने लगी और फिर वो हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। घोरी खुद घायल हो गया। एक राजपूत सैनिक के भाले ने उसके कंधे को चीर दिया। घोरी का घोड़ा उसे लेकर भागा। उसके अंगरक्षकों ने उसे घेर लिया, लेकिन घोरी बेहोश था। पृथ्वीराज की पूरी जीत थी। भटिंडा का किला वापस ले लिया गया। पूरे राजपूताना में जश्न का माहौल था और घोरी को एक ऐसी हार मिली थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर पृथ्वीराज ने वो गलती की जिसकी कीमत पूरा भारत चुकाएगा। घोरी उसके सामने था, बेहोश, बिना हथियार के। पृथ्वीराज का एक सेनापति था, नाम था स्कंद। स्कंद चिल्लाया और बोला, महाराज, यही मौका है, इस काफिर को मार डालिए। लेकिन पृथ्वीराज ने मना कर दिया। उनका कहना था, एक राजपूत गिरे हुए दुश्मन को नहीं मारते, घोड़ी को छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ एक गलती थी, एक ऐसा उसूल जिसको पृथ्वीराज तोड़ नहीं सकते थे। सोचिए, अगर आप वहां होते तो आप क्या फैसला करते? मोहम्मद घोरी घायल था, हारा हुआ था, लेकिन जिंदा था। और एक जिंदा दुश्मन जो एक बार हार चुका हो, वो जब दोबारा आता है तो वो बहुत कुछ सीख के आता है। और यही हुआ। अगले साल यानी 1192 ईस्वी, वही तराइन का मैदान, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। घोरी वापस आया था और उसने सबक सीख लिया था। वो जानता था कि राजपूतों को हराने के लिए चालाकी चाहिए। घोरी की सेना में 1,20,000 घुड़सवार थे। उनमें से 40,000 के पास कॉम्पोजिट धनुष था, बाकी के पास तलवारें और भाले थे। दूसरी ओर पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख सैनिक, 300 हाथी और 8,000 घुड़सवार थे, बाकी पैदल सैनिक थे। तो पृथ्वीराज की सेना बड़ी थी, दुगनी से भी ज्यादा। तो फिर वो हार कैसे गए? 12 दिसंबर 1992 की रात घोरी ने अपनी सेना को चुपचाप तैनात कर दिया। उसने पृथ्वीराज के शिविर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसने हमला सुबह तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि राजपूत सैनिक सुबह उठें और उठकर खुद को घिरा हुआ देखे। अगले दिन सुबह हुई, कोहरा छटा। राजपूत सैनिकों ने आंखें खोली और देखा कि उनके चारों तरफ दुश्मन है। तो क्या वो डर गए? नहीं, राजपूत डरते नहीं हैं। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी की। लेकिन इस बार घोरी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। इसे कहते हैं पंचकरण। 3 भागों ने सामने से हमला किया, 2 भाग पीछे और किनारे से घुस गए। सबसे बड़ा हथियार उनके पास था कॉम्पोजिट धनुष। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि ये लोहे का भाला 350 मीटर दूर तक फेंक सकता था। राजपूतों के पास दूसरी ओर साधारण धनुष थे, जिसकी रेंज लगभग 100 मीटर की थी। घोरी की तीरंदाज दूर से ही राजपूतों को काट रहे थे। राजपूत पास ही नहीं जा पा रहे थे। पृथ्वीराज ने हाथी दौड़ाए। हाथी ने घोड़ी की पहली लाइन तोड़ दी, लेकिन घोड़ी की घुड़सवार घूमकर पीछे से आ गए। ये पार्थियन टैक्टिक थी, पीछे हटते हुए तीर चलाना। घोड़ी के सैनिक भागते हुए भी तीर चला रहे थे, जिससे राजपूत सेना थक गई। युद्ध के बीच पृथ्वीराज का एक सेनापति गोविंदराज मैदान छोड़कर भाग गया। उसे भागते देख सेना में भगदड़ मच गई और पूरी सेना पीछे हटने लगी। अंत में पृथ्वीराज के साथ केवल 3,000 वफादार सैनिक ही बचे। जब पूरी सेना जा चुकी थी, तब भी पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अकेले ही 3 घंटे तक युद्ध किया और लगभग 400 दुश्मनों को मार गिराया। अंत में उनके कंधे और जांघों में तीर लगने की वजह से पृथ्वीराज गिर गए। घोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर घोरी उनको अपने सामने लाया और कहा, तुमने मेरी जान बख्शी थी, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बस एक शर्त, मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन पृथ्वीराज ने कहा, राजपूत कभी अधीनता स्वीकार नहीं करते। ये सुनते ही मोहम्मद घोरी को गुस्सा आ गया। उसने पृथ्वीराज की आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी। पृथ्वीराज अंधे हो गए। 1192 ईस्वी के बाद दिल्ली पर घोरी का कब्जा हो गया और उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। हाँ, वही कुतुब मीनार
जो आप देखते हैं वो पृथ्वीराज के पराजय के बाद बनी थी। आज जब आप कुतुब मीनार के सामने सेल्फी लेते हो तो आप उसी धरती पर खड़े होते हो जहां पृथ्वीराज ने अपना खून बहाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अंधे होने के बाद भी गोरी को मार डाला। चंद बरदई के कविता पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज को एक तीरंदाजी का खेल दिखाया गया, जहां गोरी ने उनसे कहा, तुम अंधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वीराज ने सिर्फ आवाज सुनकर ही निशाना लगाया और उसने गोरी को उसी के तीर से मार डाला। लेकिन इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार इसे काल्पनिक मानते हैं। सच्चाई ये है कि पृथ्वीराज अंधे होकर गोरी की कैद में मर गए। कैसे? भूख से, बीमारी से या फिर किसी और कारणवश, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, पृथ्वीराज ने भारत का आखिरी बड़ा हिंदू साम्राज्य खो दिया। उनके बाद दिल्ली पर 700 सालों तक मुस्लिम शासन रहा। तो दोस्तों, पृथ्वीराज की कहानी हमें सिखाती है कि अपने दुश्मनों पर दया करना हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन सवाल यह है, क्या पृथ्वीराज ने गलती की थी? और अगर पृथ्वीराज ने 1191 में गोरी को मार दिया होता तो क्या भारत का इतिहास बदल जाता? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक सबक होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।